अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यूक्लिक एसिड से ही रिलेटेड है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और सब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से भी। सो क्वेश्चन आपके पास है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए क्या होती हैं। सो बेसिकली इसमें हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि हमने डिफरेंसेस बताने हैं कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो ये क्वेश्चन आपसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए के हवाले से भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आप डिफरेंस का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा उसको इस तरह से कंपैरिजन में लिखना है, लाइंस ड्रॉ करके आमने सामने आपने उसका कंपैरिजन करना होता है। सो हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखेंगे और बताएंगे कि अगर डीएनए है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी और अगर आरएनए का मॉलिक्यूल है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले हमारी जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो आप कह दें जनाब शुगर की बात कर लें कि शुगर जो है वो कैसी होती है, डीएनए की और आरएनए की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। पिछली वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी न्यूक्लिक एसिड की तो ये बात आपको पता है कि जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो आपके पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड होता है और तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके आपका न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो बनता है। अब हमने देखना है कि शुगर डीएनए की हो तो कैसी होगी, आरएनए की हो तो कैसी होगी, फास्फोरिक एसिड डीएनए का हो तो कैसा होगा, आरएनए का हो तो कैसा होगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए की हो तो कैसी होंगी और आरएनए की हो तो कैसी होंगी। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम देख रहे हैं वो है हमारे पास शुगर। तो शुगर की अगर बात करें तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो जो डीएनए की शुगर है उसको आप कहते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर, या आप इसको कह सकते हैं डीऑक्सी राइबोज। जबकि जो आरएनए की शुगर आपके पास होती है इसको आप कहते हैं राइबोज शुगर। तो पहला डिफरेंस आपके पास शुगर का आता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर ये शुगर है तो दैट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल, अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर राइबोज शुगर है तो इसको आप आरएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, कि क्या फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो बिल्कुल फॉस्फोरिक एसिड जो है वो डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और वो आरएनए में भी प्रेजेंट होता है और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस आपके पास नहीं आता, दोनों के अंदर सेम फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। तो ये सिमिलैरिटी है, ये आपके पास डिफरेंस है। तीसरी चीज़ आप देखें जनाब नाइट्रोजीनस बेसिस। अब अगर हम नाइट्रोजीनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजीनस बेसिस हमारे पास दो तरह की थी। एक को आप कहते हैं प्यूरिन्स, ठीक है जी, दूसरी को आप कहते हैं पायरीमिडीन्स या पिरीमिडीन्स। अब हमने फ़र्क ये देखना है कि डीएनए अगर है तो उसकी नाइट्रोजीनस बेसिस या प्यूरिन्स कैसी होती हैं और आरएनए की प्यूरिन्स कैसी होती हैं। अब यहाँ पे आपको दोबारा से रिकॉल अगर मैं करवा दूँ तो हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है प्यूरिन्स, दूसरी हमारे पास होती है पिरीमिडीन्स। ठीक है जी, हमने कहा था प्यूरिन्स दो तरह की होती है। एक को आप कहते हैं एडिनिन, दूसरी को आप कहते हैं ग्वानिन। पिरीमिडीन्स भी दो तरह की होती है, एक को आप कहते हैं साइटोसिन और दूसरी को आप कहते हैं थायामीन, थायामीन या यूरासिल। तो ये आपके पास टोटल 4 बेसिस आ गई हैं। इसको आप ए कह सकते हैं, इसको आप जी कह सकते हैं, इसको आप सी कह सकते हैं, इसको आप टी या यू कह सकते हैं। तो प्यूरीन पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, यानी कि हम प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं। तो आपको
डिफरेंस ये बताना है कि अगर डीएनए है तो प्यूरीन बेसिस कौन सी हैं और आरएनए है तो प्यूरीन बेसिस कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, प्यूरीन बेसिस डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के अंदर सेम होती हैं। कौन सी होती हैं? एडिनिन एंड ग्वानिन। सो प्यूरीन बेसिस इसके अंदर कौन कौन सी हैं? एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरीन बेसिस इसके अंदर कौन सी होती हैं? इसके अंदर भी सेम प्यूरीन बेसिस होती हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। सो आप इसको AG कह के भी लिख सकते हैं, इसको भी आप AG लिख सकते हैं। तो ये भी चीज़ सिमिलर है, ये भी चीज़ सिमिलर है। अब जो डिफरेंस आता है वो आपके पास पिरिमिडीन बेसिस का आता है। कैसे आता है? साइटोसिन डीएनए में भी सेम होती है, आरएनए में भी सेम होती है। ठीक है जी। फ़र्क किसका आता है? इस बेस का फ़र्क आता है। अगर थायामीन मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर यूरासिल मौजूद है तो हम कहते हैं ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। सो अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे कि जो पायरिमिडीन बेसिस हैं उसमें एक बेस ऐसी है जो दोनों के अंदर सेम है, यानी कि साइटोसिन वो डीएनए के अंदर भी होती है और आरएनए के अंदर भी होती है। तो 1 2 3 1 2 3 ये तीन चीज़ें सेम है। फ़र्क क्या आता है कि डीएनए के अंदर जो फोर्थ बेस होती है उसका नाम होता है थायामीन, जबकि आरएनए के अंदर जो फोर्थ बेस होती है उसका नाम होता है यूरासिल। सो आप इसको लिखेंगे C और T, इसको आप लिखेंगे C और U लिखेंगे। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास कौन सा डिफरेंस आ जाएगा? फोर्थ डिफरेंस जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा लोकेशन, या पहले आप लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट के वज़न के हिसाब से। अगर देखें हम तो कौन सा मॉलिक्यूल हल्का होगा और कौन सा मॉलिक्यूल भारी होगा, ये आपको पता है कि जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो डीएनए होता है और जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो आरएनए होता है। तो डीएनए जो है, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट इज़ लार्जर देन आरएनए। आरएनए की निस्बत मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है। इस केसेस में क्या है? इस केस में मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर है देन डीएनए। तो जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है, जो डीएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कि ये डीएनए सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है और आरएनए सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है। ठीक है जी। अगर आप डीएनए को देखें तो डीएनए जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्यों न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है? यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊँ तो आपको पता है जनाब, दो तरह के आपके पास जानदार होते हैं। एक को आप कहते हैं यूकैरियोट्स, दूसरे को आप कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये आपने जो बैक्टीरिया का चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का वहाँ पे पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनका कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इनका इस तरह से सेल होता है और सेल के अंदर तमाम चीज़ें रैंडम पड़ी हुई होती हैं। यहाँ बना लेते हैं, चलें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम पहले बात करते हैं जनाब प्रोकैरियोट्स की। फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, एक तो इनका सेल छोटा होता है, सिंगल सेल पे पूरा जानदार होता है। यूकैरियोट्स में बड़ा सेल होता है और बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो हैं वो यूकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल होती है। यूकैरियोट्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब जो छोटे जानदार होते हैं ना, इनका सेल प्रॉपरली नहीं बना हुआ होता, इसलिए सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर जो है वो आरएनए मौजूद होता है और आरएनए ऐसे रैंडमली यहाँ पड़ा हुआ होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स है इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। और जब एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है तो इनका अगर डीएनए है या इनका आरएनए है, मोस्टली यूकैरियोट्स में डीएनए होता है,
तो डीएनए कहाँ रहता है, वो सेल के अंदर रहना पसंद करता है। सो यहाँ से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आरएनए होते हैं, एक तो वो छोटे जानदारों में होते हैं, छोटे जानदारों में होते हैं, तो क्योंकि छोटे जानदारों में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। जबकि जो डीएनए होता है वो ज़्यादातर यूकेरियोट्स के अंदर होता है, बड़े जानदारों में होता है। और बड़े जानदारों में क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जब उसका अपना घर मौजूद है डीएनए का, तो वो साइटोप्लाज्म में आके क्यों पड़ा रहेगा। ठीक है, तो डीएनए कहाँ रहता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो अगर अब हम इसको कंपैरिजन में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं कि जो डीएनए होता है ये ज़्यादातर न्यूक्लियस में रहता है, मोस्टली इन न्यूक्लियस, बट लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो डीएनए के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब आपको पता है वायरस तो बहुत छोटा जानदार है, उसका सेल भी सिंगल होगा। अब उसका सेल अगर सिंगल होगा तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं होगा, तो डीएनए तो मौजूद होगा, लेकिन जो उसका डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ होगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो हम लिखते हैं ज़्यादातर तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ वायरस। आरएनए की बात करें तो आरएनए कहाँ होता है, मोस्टली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बट इन सम केसेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ज़्यादातर तो ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन सम यूकेरियोट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में आरएनए मौजूद होता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो जो यूकेरियोट्स हैं उनके पास तो न्यूक्लियस होता है। सो अगर यूकेरियोट्स की बॉडी में आरएनए मौजूद होगा तो वो साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा, उसका अपना घर मौजूद है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहना पसंद करता है। उसके बाद हम लिखते हैं जनाब के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का क्या मतलब है कि हमने जो पढ़ा था कि इसके अंदर एडिनिन गुआनिन होते हैं, इसके अंदर एडिनिन गुआनिन होते हैं, यहाँ पे साइटोसिन थायामीन होते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें होती हैं। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि जब हम बाइंडिंग करते हैं ना, तो एक एडिनिन एक प्यूरिन में से बेस आती है, एक बेस पिरिमिडीन में से आती है, और वो आपस में क्या कर जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। सेम केस एक बेस प्यूरिन से आती है, दूसरी बेस पिरिमिडीन से आती है, और वो आपस में बाइंड हो जाती हैं। अब हमने देखना ये है कि बाइंडिंग कैसे होनी है। ठीक है, सो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर क्योंकि एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामीन है, तो एक बेस प्यूरिन से आएगी, एक बेस पिरिमिडीन से आएगी। अब वो कैसे बाइंड करेंगी, याद रखिएगा, ए हमेशा टी से बाइंड करता है, जी हमेशा सी से बाइंड करता है। तो हम लिखते हैं ए की बाइंडिंग टी के साथ है और जी की बाइंडिंग सी के साथ है। किस केस में, डीएनए के केस में। सेम बात अगर हम आरएनए में करें तो आरएनए की अगर आप बेस देखें तो आरएनए में एक तो एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। ठीक है, अब इसमें टी की जगह क्या है आपके पास, यू, तो ए किससे बाइंड करेगी, यू के साथ, जी किससे बाइंड करेगी, सी के साथ। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें यू आ गया। लास्ट जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आता है जनाब आपके पास शेप कैसी होती है। ठीक है जी, कि डीएनए या आरएनए की शेप कैसे होती है। डीएनए जो है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्टली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड कब होगा ये, जब ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है, वायरस में मौजूद है। जबकि अगर आप आरएनए को देखें तो ये मोस्टली
सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, बट यानी ये इस तरह से होता है। समटाइम्स, बट समटाइम्स मे बी डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड कब होगा? जब ये न्यूक्लियस में मौजूद होगा, जब ये किसी यूकैरियोट की बॉडी में मौजूद होगा, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंसेस आते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो टोटल हमारे पास जो डिफरेंस हैं वो हैं, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि राइट आर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए या कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।